है तो बोलो। नो सर। ठीक है, फिर तो आगे देखते हैं, बाकी लोग कहीं बाद में ज्वाइन करें। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कि अगर लास्ट में ये चीज पढ़ रहे थे फोर्सेस के बारे में, कि अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था जो मैग्नेटिक फोर्स था एफ एम, ये आ रहा था क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दिख रहा है कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ठीक है, दोनों ही वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, दोनों ही वेक्टर से ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वही v क्रॉस बी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं कि एक रीजन में दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, किसी रीजन की बात कर रहा है कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, पूछ रहा है फॉर एनी चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन जो है ए इक्वल टू दे रखा है x i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड x। ठीक है, हमें ऐसा दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एक्सेलरेशन बोल रहा है कितना है, और x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल ध्यान से देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड का है ही नहीं। अगर थोड़ा सा नॉलेज है मैग्नेटिक फील्ड का तो ये सवाल जो है वेक्टर का है। ठीक है ना, 11th क्लास में जो वेक्टर पढ़े थे उसी चीज का है। बोलो क्या आएगा और कैसे करेंगे। बोलो। यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और एक्सेलरेशन ये ए दे रखा है। तो एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स की डायरेक्शन में है, तो हम जानते हैं कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है फोर्स, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ऐसा है तो हमें दिख रहा है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये इक्वल टू 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 3x प्लस 4y 4 × 2 इक्वल टू 0 दिख रहा है, यानी कि x का वैल्यू जो है -8/3 दिख रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज हमें मिलेगा, x का वैल्यू जो आ गया -8/3। तो यहाँ से सिंपल से सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन जरूरी था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर आता है। अगर वो चीज हमें यहाँ पता चल गया तो हमने आराम से इसे फाइंड कर लिया। क्लियर है। यस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसे से सवाल रहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि वेलोसिटी वेक्टर दे दे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे दे, पूछे फोर्स क्या है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं दो वेक्टर का, आराम से फाइंड कर ले। ठीक है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
अगर किसी रीजन में बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा, यानी कि किस पाथ से वो मूव करेगा, वो कैसा हो, वही चीज के बारे में डिस्कशन है। हम केस वन देखते हैं। केस वन यानी कि थीटा जो हो, ये या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। ये थीटा क्या है, तो ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि इस रीजन में, इस डायरेक्शन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। कह रहा है कि अगर हम एक चार्ज है यहाँ पे Q, इसे हम इधर किसी स्पीड v से फेंक दिए, ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, या फिर वही चार्ज Q है, हम इसे इधर की तरफ v से फेंक दिए, तो दिख रहा है Q1 के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल 0 डिग्री है, और Q2 के लिए जो है 180 डिग्री है। यानी कि फर्स्ट केस में हमें दिख रहा है कि V जो है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और सेकेंड केस में दिख रहा है कि V जो है वो एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहाँ थीटा 0 डिग्री है, यहाँ थीटा 180 डिग्री है। इस दोनों केस में अगर हम फोर्स लिखें तो हम यही लिखेंगे क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। तो साइन 0 डिग्री ले या फिर 180 डिग्री ले, दोनों ही केस में ये फोर्स जो मिलेगा हमें 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो हमें दिख रहा है कि फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, ये 0 मिल रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा ये भी 0 होगा। और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का पाथ पे फॉलो करेगा विथ सेम स्पीड, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है, तो इसका वेलोसिटी तो बढ़ेगा घटेगा है नहीं, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता हुआ चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ चला जाएगा, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। केस टू, ठीक है, केस टू है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसमें जो है एंगल परपेंडिकुलर, यानी कि हम बोल सकें कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये सिचुएशन को बता रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा इनटू द प्लेन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी दे दें इनिशियली, तो हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है कि इनटू द प्लेन है और वेलोसिटी प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इस पोजीशन पे अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखें तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो फोर्स जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स क्या करना चाहेगा, इसे उस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा, तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। जब मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आया तो यहाँ भी वेलोसिटी है, तो फोर्स इस पे इधर ही लगेगा। तो ऐसा ही हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, हर जगह पे वेलोसिटी से फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर हमें दिखेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो हम ऐसा मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर एक रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते थे तो सर्कुलर मोशन होता था, और जो टेंजेंट रस्सी से जो टेंशन था वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है,
तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन है, यानी कि इसका स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज ये कर पा रहा है, तो सर्कुलर मोशन है। तो पाथ जो है सर्कल है। हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में जो होता है, फोर्स जो भी प्रोवाइड करता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लिखते हैं mv² बाई आर। तो अगर हम ये जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और इसका रेडियस हम आर बोलें, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये mv² बाई आर के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ये फोर्स कितना है, तो क्यू भी बी साइन ऑफ 90 डिग्री इजकल टू mv²बाई। तो यहाँ से हमें जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो पता चल जाएगा, दिख रहा है एक बी से एक बी गया, तो क्यू बी साइन 91 होता है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली थ्रो कर रहे हैं, तो फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, पाथ जो फॉलोड होगा वो सर्कुलर होगा, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो रेडियस mv/qb होगा, ठीक है। यानी कि ये चीज हम बोल रहे Yes. हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस r इक्वल टू mv/qb हमें मिलेगा। तो ये चीज क्लियर है कि अगर हम किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डायरेक्शन में फेंकें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंकते हैं, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो ये पार्टिकल है ये सर्कल मूव करेगा। अब चूंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो आपस में परपेंडिकुलर हैं ही, फोर्स जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस फिगर के हिसाब से देख रहे हैं कि जिस प्लेन में वेलोसिटी है उसी प्लेन में हमारा सर्कुलर मोशन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम अपने पुराने नॉलेज से लिख सकते हैं कि जो आर आया है ये mv/qb है, ठीक है। mv क्या होता है, मोमेंटम। हम लोग पहले से पढ़े हैं कि mv को लिनियर मोमेंटम बोलते हैं, तो p/qb लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं p जो होता है उसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू mv। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, जिसे हम p²/2m भी लिखते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं p इक्वल टू √2km होगा, तो √2km/q लिख सकते हैं, ठीक है। इसे 2qvm/qb भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो हम लिखे हैं वो इससे लिखे हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर अ चार्ज इक्वल टू q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी होता है, वर्क डन हम लोग फाइंड किए थे, तो वर्क एनर्जी से थ्योरम से बोल सकते हैं वर्क डन अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ से ये चीज हम लिख सकते हैं, तो 2qvm/qb भी लिख सकते हैं। भी क्या है, तो पोटेंशियल है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक भी यूज करे हैं तो क्यू ई लिख देते हैं, ई जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो रेडियस है वो इतना आ रहा है, इसे हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अलग अलग, कहीं कहीं पे मोमेंटम दिया हो, कहीं काइनेटिक एनर्जी दिया हो, कहीं बोलेगा कि इतने पोटेंशियल से हम उसे मूव कर रहे हैं, तो क्यू भी हम लिखेंगे। तो ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं।
अब हमें दिख रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है v स्पीड के और रेडियस r है, तो इसका हम टाइम पीरियड बता सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर हम t लिखते हैं तो t क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 2πr/v। r को अगर हम mv/qb लिखेंगे तो ये हमें दिख रहा है कि v कट जाएगा, 2πm/qb मिलेगा। ठीक है, यानी कि फॉर अ गिवन चार्ज पार्टिकल उसका चार्ज फिक्स होगा, मास फिक्स होगा इन अ गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है फिक्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि ओमेगा एंगुलर इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ओमेगा होता है 2π/t, इसे हम लिख सकते हैं qb/2πm। सर 2π कट जाएगा, qb/m आ जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं 1/t, 1/t यानी कि qb/2πm। ये तीनों चीज ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और रेडियस। वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ कौन सा चार्ज पार्टिकल है, कितने के मैग्नेटिक फील्ड में फेंके हैं, उसी पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखें तो 2π तो कांस्टेंट ही है। चार्ज अगर गिवन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं, तो उसका चार्ज और मास फिक्स हो गया, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं तो भी फिक्स हो गया, यानी कि रेडियस हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ऊपर वाले से देख सकते हैं कि यहाँ रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ही रेडियस बढ़ता जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड, ओमेगा, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो ये केस 2 था। केस 3, ये तो स्पेशल था कि हम 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90, यानी कि इफ थीटा इज अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री, इसके अलावा और कोई एंगल पे फेंके तो क्या होगा। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल हमने लिया यहाँ पे Q, इसे हम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फेंक दिए, तो हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में दोनों के बीच में एंगल थीटा दिख रहा है। इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिख रहा है और वेलोसिटी फील्ड उधर तो दिख ही रहा है। तो यहाँ से हमें दो दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो हम इसे कंपोनेंट्स में ही तोड़ लेंगे। कैसे? तो हम बोलेंगे कि इधर से v जो है पैरेलल आएगा, जो कि हमें दिख रहा है v cos ऑफ थीटा होगा, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें दिख रहा है v sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग का ये केस जो है, हम लोग पढ़ते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे अगर किसी एंगल पे फेंकते थे तो हम लोग वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स ले लेते थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे ही यहाँ पे भी हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब हम ऊपर वाले जो दोनों केसेस पढ़े हैं, ठीक है, ऊपर दोनों केसेस अगर पढ़े हैं उसको कंसिडर करें तो हमने देखा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था तो जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो 0 आ रहा था। ठीक है,
यानी कि अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो पैरेलल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स उस पे नहीं लगा रहा हो, तो v पैरेलल की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि फोर्स जो होगा नहीं आएगा, लेकिन आगे तो बढ़ाएगा, वेलोसिटी है तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट लिख सकते हैं डज नॉट प्रोवाइड फोर्स। ठीक है, बट चार्ज विल मूव with this velocity in forward direction। ठीक है, ये चीज है। दूसरा चीज कि ये वाला जो कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट जो है प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में रिस्पॉन्सिबल होगा और इसकी वजह से यानी कि सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ इसकी वजह से होगा। ऐसे भी हम yes, देख सकते थे, तो फोर्स लिखते थे हम लोग, लिखते थे एम बी क्यू एम बी कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से v साइन थीटा हम देख रहे हैं, तो v साइन थीटा और कुछ नहीं, ये जो है b भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ जो है इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रोल प्ले कर रहा है, पैरेलल कंपोनेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कुलर पाथ करेगा तो रेडियस में भी यही रोल प्ले करेगा। तो रेडियस क्या लिखेंगे, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। जहां भी लिखते थे वहां पे अब क्या लिखेंगे, v साइन थीटा। ठीक है, तो अब ऐसा सिचुएशन दिख रहा है हमें कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसके दो दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ध्यान से देखें तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सिर्फ इस पार्टिकल को आगे ले जाने में सहायता करेगा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से ध्यान से देखो तो एक फोर्स लग रहा होगा इनटू द प्लेन। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द प्लेन, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसे रोटेट कराने का कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट जो है रोटेट कराएगा और दूसरा कंपोनेंट आगे ले जाएगा। यानी कि उसे हम ऐसे दो पार्ट में समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कि अगर सिर्फ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ अगर हम वेलोसिटी दिए हैं तो ये पार्टिकल जो है यहाँ पे ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से सिर्फ ऐसा सर्कल पाथ करेगा। प्लस मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल जो है क्यू चार्ज इधर की तरफ जा रहा है पैरेलल। ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है तो क्यू इधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्यू की तरफ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस स्पीड से ये आगे लेके जाएगा, यानी कि इसे आगे लेकर जा रहा है। यानी कि इस केस में हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट्स हैं, एक गोल गोल घुमा रहा है और एक आगे बढ़ा रहा है। तो जो हमारा पाथ है कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट गोल था, दूसरा कंपोनेंट आगे बढ़ा रहा है, ऐसा होगा स्पाइरल टाइप का। ठीक है, यानी कि एक पार्ट उससे रोटेट करा रहा है और एक पार्ट आगे बढ़ा रहा है, इसे हेलिकल पाथ बोलते हैं। स्पाइरल शेप का कुछ दिखता है तो पाथ जो होगा हेलिकल हम लोग बोलते हैं, हेलिकल पाथ। ठीक है, ये जो आगे बढ़ रहा है वो v cos थीटा से बढ़ रहा है और ये जो रोटेट होकर रेडियस दे रहा था वो साइन थीटा से। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चला है इसे हम लोग बोलते हैं पिच।
ठीक है, ये पीएच पिच को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमें दिख रहा है क्या होगा, तो v cos ऑफ थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो 2 पाई m बाई क्यू बी जो था ये टाइम पीरियड था इनटू v cos थीटा लिख सकते हैं, तो इससे हमें पिच मिल जाएगा। पिच क्या कहते हैं हम, निकल आ रहा है पिच, ठीक है, पिच यानी कि ये Yes. क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये पिच, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं पीएच जो है, पिच जो है भी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऊपर से हमें ये चीज मिल गया। रेडियस अगर देखें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसका जो रेडियस आएगा वो रेडियस क्या आएगा, तो एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। ठीक है, यानी कि एम भी साइन ऑफ थीटा बाई क्यू बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस बन रहा है, टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो कितने से आगे बढ़ेगा ये चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कितने स्पीड से जा रहा है, तो ये पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम फेंकते हैं कांस्टेंट स्पीड v से, तो ये इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है। क्या, तो अगर हम 0 डिग्री या 180 डिग्री पे फेंकें तो फोर्स 0 लग रहा है, वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। दूसरा देखें, 90 डिग्री पे फेंके तो 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। 90 डिग्री से किसी और एंगल पे फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, तो दोनों इफेक्ट हमें नजर आएगा। पैरेलल वाला आगे बढ़ाएगा और परपेंडिकुलर वाला गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, Yes, sir. इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दो पार्टिकल्स है एक्स एंड वाई, टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग सेम चार्ज एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेम चार्ज एंड काइनेटिक एनर्जी है। इफ इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly, then the radius r r1 and r2। ठीक है, then find ratio of their masses। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है।
हो गया। पहला ध्यान से देखो तो हमसे क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल है, सेम चार्ज यानी क्यू सेम है और काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2km/क्यूबी होता है। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, सेम चार्ज है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है R इज प्रोपोर्शनल टू √m है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1/R2 जो होगा √m1/m2 होगा। आंसर रेशियो ऑफ देयर मासेस पूछ रहा है, सॉरी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m1/m2 जो होगा वो R1/R2 का होल स्क्वायर होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोल रहा है कि 4 पार्टिकल्स हैं, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं, सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। तो ये जो 4 पार्टिकल्स हैं ऐसा कुछ 4 पाथ दे रखा है। बोल रहा है कि यहाँ से हमने फेंका तो एक जो है सीधा ऐसा चला गया, एक जो है ऐसा गया, एक ऐसा गया और एक ऐसा आया। ठीक है। तो बोल रहा है कि A B C D 4 पाथ हैं, चारों पाथों को देखकर ये डिसाइड करना है कि A कौन सा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, B कौन सा पार्टिकल है, C कौन सा पार्टिकल है एंड D कौन सा पार्टिकल है। 4 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 4 में से डिसाइड करना है। हम चार्ज पार्टिकल को इधर V से फेंक रहे हैं। बोलो क्या होगा? दिख रहा है कि C जो है वो सीधा सीधा चला गया, यानी कि हमने उस पार्टिकल को v स्पीड से फेंका तो है लेकिन वो विदाउट डेविएटेड सीधा चला गया। सीधा चला गया, मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन है, यानी कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है सारे केस में। लेकिन सी वाला पार्टिकल के लिए हम देख रहे हैं कि सी वाले पार्टिकल के लिए इसमें कोई डेविएशन नहीं है, वो सीधा सीधा चला गया, यानी कि सी के लिए इस पे फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि वी बी साइन 90। फोर्स अगर लिखेंगे तो हमें क्यू वी बी मिलेगा। ठीक है, साइन 90 मिलेगा हर केस में, चाहे 91 होता है, यानी कि ये तो 0 नहीं है। फोर्स 0 होने का मतलब कि सी वाले के लिए देखे तो चार्ज 0 होना चाहिए। तो कौन सा पार्टिकल पे चार्ज नहीं होता है? तो हमें दिख रहा है कि न्यूट्रॉन दे रखा है, तो सी जो है ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच गया ए बी डी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि डी डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे तो भी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इधर, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स इधर लगेगा और निगेटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो डी वाला जो है उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, यानी निगेटिव चार्ज होगा, तो डी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब ए और बी जो है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं, दोनों इस साइड में फोर्स लग रहा है। अब या तो एक अल्फा पार्टिकल होगा या फिर एक प्रोटॉन होगा। तो हम रेडियस की बात करें तो ये आया था mv/qb। फिर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड किया? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यस सर। वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो अगर हम v क्रॉस b देखें तो v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर आ रहा है। यस अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इधर ही लगेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्यू वी पी है, किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव से मल्टीपल करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ये निगेटिव होता तो क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर होता? यस सर। ठीक है, तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि डी वाला क्या होगा, निगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यस सर।
अब बच गया ए और बी। तो ए और बी को कैसे देखें, तो दोनों भाई पॉजिटिव है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम दोनों का रेडियस देखें तो ए का रेडियस छोटा है, बी का रेडियस बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखें तो भी तो सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यानी कि एम बाई क्यू से रिलेटेड है। आर जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू है। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई और मास होता है एम। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो चार्ज होता है कितना, 2e, और मास होता है 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यही होता है। तो यस यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि m बाई क्यू रेशियो, इसका 2 आ रहा है और इसका 1, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस चीज को देखते हुए मास बाई चार्ज रेशियो अगर लें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ अल्फा जो होगा ये ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन होगा। यस तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी जो है अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। नहीं दिया हो सकता है पाथ ना दिया हो तो हम अपने से बना भी सकते हैं। ठीक है। यस ठीक। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक रीजन में ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ऐसे ही समझते हैं। कह रहा है कि इस रीजन के लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ राइट साइड में ही मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ से लेट से एक चार्ज को हम v स्पीड से इसमें फेंकते हैं। तो v स्पीड से अगर यहाँ से अंदर गया तो यहाँ पे अंदर में ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर। ठीक है। यस सर ये चार्ज पॉजिटिव है तो v क्रॉस b से दिख रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे सर्कल पार्ट करते हुए, यानी कि यहाँ से इन करेगा, ऐसा अंदर जाएगा, अंदर जाके ऐसे बाहर में निकल जाएगा। ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि पार्टिकल ऐसा यहाँ से अंदर घुसेगा और फिर वहां से बाहर ये निकल जाएगा। ठीक है। अब यस सवाल ये उठता है कि इसका रेडियस, तो रेडियस तो हम फिर से वही चीज आएगा। ये चीज इसका रेडियस दिख रहा है, रेडियस क्या है, एम बी बाई क्यू बी ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस ऐसे से बनेगा। यहाँ पे ये चीज हमसे बोला जाएगा कि अगर ये जो निकलेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, वी डैश। हम बता सकते हैं क्या होगा। स्पीड तो चेंज होगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर लग रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है। तो स्पीड चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से जिस स्पीड से निकल गया था उसी स्पीड से निकलेगा, तो ये भी किसके बराबर ही रहेगा, v के ही बराबर। यस ठीक है। अब एक चीज बोल सकता है कि यहाँ से अंदर गया और यहाँ b से बाहर निकल रहा है, तो टाइम कितना देर तक अंदर रहा, टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर ये पूरा ऐसा सर्कल कंप्लीट होता तो टाइम पीरियड t होता 2 πm/क्यूबी, यही होता। लेकिन अभी हम ध्यान से देखें तो ये जो टाइम हमें दिख रहा है ये क्या है, इसका आधा ही घूम रहा है, 2 पाई एंगल तो घूम नहीं रहा है, तो ये t/2 मिलेगा हमें, πm/क्यूबी। देख के बोल सकते हैं। यस सर ठीक है। तो ये सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि ये सब क्या होगा, यानी कितने स्पीड से बाहर निकलेगा, कितना देर तक अंदर रहा,
कितने एंगल से निकलेगा, तो हमें दिख रहा है कि जिस एंगल पे अंदर जाएगा उसी एंगल से बाहर भी आएगा। ठीक है, उसे हम इस फिगर से समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ राइट साइड में है। हमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल को हम यहाँ से ऐसे स्पीड से फेंकें। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है ऐसा पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से ऐसे से निकल जाएगा। तो बोल रहा है कि यहाँ अगर हम एंगल थीटा से फेंके हैं तो यहाँ जो निकलेगा वो एंगल थीटा डैश कितना होगा। वी स्पीड से फेंके हैं तो यहाँ का वी डैश क्या होगा, तो वी डैश तो हम बोल सकते हैं कि वी ही होगा। इस थीटा डैश के बारे में क्या कहें, तो हमें दिख रहा है कि इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पे देखे और यहाँ पे दोनों जगह अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहीं पे जहाँ कट कर रहा होगा वही सेंटर होगा। ठीक है, यस। कभी भी सेंटर अगर निकालना है तो दिख सकता है कि टेंजेंट दो पता है, दोनों टेंजेंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जाके जहाँ कट करेगा वही हमारा सेंटर होगा। ये अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस तो फिर से हमें मिलना वही है mv/qb। ठीक है, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये एंगल थीटा, तो ये हमें 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमें एंगल थीटा दिख रहा है। ये एंगल थीटा, अपोजिट देखो तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी एंगल थीटा ही दिख रहा है, ये 90, तो थीटा डैश भी हमें थीटा ही दिख रहा है। यानी कि जितने एंगल पे हमने फेंका था उतने ही एंगल पे, नहीं हॉरिजॉन्टल से देख वर्टिकल से देख रहे हैं तो वर्टिकल से उतने ही एंगल पे सेम स्पीड से वो बाहर भी निकलेगा। अब इस केस में अगर पूछा जाए टाइम फॉर विच, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं इट विल कम आउट with same speed and with making same angle। ठीक है, अगर वर्टिकल से लिए हैं तो वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से लिए हैं तो हॉरिजॉन्टल। टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इनसाइड, अगर ये हम बोले कि इनसाइड में वो कितना देर तक रहा, इस चीज को हम कैसे बता सकते हैं कितने देर तक वो अंदर रहा, तो हमें यहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस पोजीशन से शुरू हुआ है, इस पोजीशन पे खत्म हो रहा है, तो इतना ही पोर्शन में वो अंदर रहा है। तो टाइम हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है 2π/qb, ये जो है 2π थीटा रोटेट करने के लिए टाइम है, यानी कि फॉर 2π थीटा रोटेट करा है इतने टाइम में, तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये एंगल 2 थीटा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2π के लिए t है तो थीटा 2 थीटा के लिए क्या होगा, t/2π इंटू 2 थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 से 2 गया, यानी कि t थीटा/पाई। तो टाइम हम अगर कभी भी ऐसा अगर सवाल पूछा तो हम टाइम लिख सकते हैं, टाइम है 2πm/qb इंटू थीटा/पाई, पाई से पाई गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम कितना होगा 2 थीटा m/q। ठीक है, यानी कि इतना देर तक वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रह रहा है। ठीक है, यस तो सर। ऐसे से सवाल पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसान सवाल लगते हैं। अगर तुम्हें एक बार मैग्नेटिक फोर्स लिखने आ गया, डायरेक्शन देखने आ गया, तो इसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं, दिख भी रहा है। ठीक है, अगर फीलिंग सोचने लगो, समझने लगो, समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा गोल गोल घूम रहा है, दिखने लगा, तो ऐसे सवाल, इस चैप्टर के सवाल छूटते नहीं है। ठीक है, कैसे भी सवाल दे दे चलो करके ही आता है। एंगल ऑफ डेविएशन,
ये भी क्वेश्चन का ही फॉर्मेट है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम थ्योरी के टर्म में बता रहे हैं। कह रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बस इस दो लाइंस के बीच में ही है। ठीक है, दो लाइन के बीच में ही है, डिस्टेंस डी है। अब हम यहाँ पे किसी एक चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है, इसे हम v स्पीड से इसमें फेंकते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा क्या होगा फॉर, ठीक है, फॉर फर्स्ट इफ जो हमारा रेडियस फॉर्म होगा वो लेस देन डी हो, यानी कि जो रेडियस हो लेस देन डी हो। सेकेंड, इफ r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी हो। ठीक है, एंड थर्ड, अप्रोक्सीमेटली जस्ट एकदम छोट बोल रहे हैं। थर्ड, इफ r इज ग्रेटर देन डी हो। r जो हम बोल रहे हैं हियर, r इज रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म, यानी कि mv बाई क्यूबी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। केस फर्स्ट, यानी कि r जो है लेस देन b है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें क्या लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। हम अगर यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो पार्टिकल ऐसा जाएगा और यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ये सेंटर है, ये इसका रेडियस r है, ये d है, तो दिख रहा है कि r लेस देन है, तो यहाँ से ये अंदर गया और यहाँ से ये बाहर आ गया v स्पीड से। तो दिख रहा है कि ये पूरा अपना कल्टी मार रहा है, यानी कि इधर जा रहा था और घूम फिर के इधर अब जाने लगा। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये पार्टिकल जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा था, लेकिन अब जाने किधर लगा, राइट टू लेफ्ट। तो ये जो डेविएशन है ये हमें दिख रहा है कि 180 डिग्री का डेविएशन है इसके पाथ में। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो कितना कल्टी मार रहा है, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ है, उसे ही हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन है। केस टू, केस टू कह रहा है कि जो हमारा आर है वो लगभग इक्वल है ना, जस्ट थोड़ा सा बस, यानी कि हम यहाँ से पार्टिकल को v स्पीड से फेंकते हैं तो ये जो है ऐसा पाथ को फॉलो करेगा, करते करते जाएगा और यहाँ जैसे गया तो यहाँ पे उसका स्पीड इधर की तरफ होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आया और ऐसा खत्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा सेम स्पीड से। तो इस केस में दिख रहा है कि पार्टिकल इधर जा रहा था लेकिन जाने इधर लगा, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो डेविएशन है वो कितना है, तो 90 डिग्री का है। ठीक है, सेकेंड केस में जब हम आर बोल रहे हैं लगभग इक्वल टू डी है। ठीक है, उस केस में जस्ट थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि डी से थोड़ा बड़ा ही हो। ठीक है, लगभग एकदम जस्ट इक्वल कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा बाहर निकला और चला जाएगा। केस थ्री, इस दोनों केस में किसी को दिक्कत? नो सर। ये कह रहा है कि आर लेस देन डी है। ठीक है, यानी कि इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल को ऐसा हम फेंके हैं v स्पीड से, तो ये क्या होगा, ऐसा पाथ गोलाकार तो बनाना चाहता है लेकिन इसका रेडियस इतना बड़ा है कि ये यहाँ से ऐसा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका सेंटर है। सेंटर अगर देखेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से सब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो हमें दिखेगा कैसे चलेगा।
तो हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है, यही वाला एंगल थीटा जो है एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमें थीटा दिख रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ क्या दिख रहा है, डेल्टा इजकल टू थीटा दिख रहा है। टी। अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें आर दिख रहा है। ठीक है, ये थीटा है। तो यहाँ फिगर से हमें एक ट्रेंगल दिख रहा है ऐसा, ये आर है, ये थीटा है और ये डी है। हमें थीटा का वैल्यू लिखना है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है साइन ऑफ थीटा इजकल टू डी बाई आर। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स डी बाई आर। ठीक है, बुक्स में ये चीज लिखा रहता है साइन इनवर्स डी, तो डी है, आर को हम एम बी बाई क्यू बी लिख लेते हैं। तो ये चीज लिखा रहता है, तो थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसे एंगल ऑफ डेविएशन पता कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा, तो ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये सारे जो है थ्योरी कम क्वेश्चन दोनों एक साथ। ठीक है, इस सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसी में हम डेटा दे देते तो ये क्वेश्चन हो जाता है, और ऐसे थ्योरेटिकली भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये थीटा आ गया तो इसी में हम ये भी पता कर सकते हैं कितने देर तक ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में रहा, टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही हम लोग फिर से फाइंड कर लेंगे। 2 पाई के लिए टी था, तो थीटा के लिए क्या आएगा, टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टाइम जो आएगा वो आएगा 2 पाई m/क्यू बी इंटू थीटा बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, यानी कि टाइम m थीटा बाई। ठीक है, इतना बाद में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये था कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर ये फोर्स लगता है, नहीं क्यू वी क्रॉस बी, उसी से रिलेटेड ये सारे चीजें। अब है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो हम जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, कंडक्टर है, वायर है, थिकनेस हम ज्यादा इस ले रखे हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें अगर करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है इस कंडक्टर में, ठीक है, थिकनेस बहुत कम है, हम इतना थिक दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर का कहानी हमें बताना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा उस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो हमें क्या दिख रहा है कि एक कंडक्टर है जिससे करंट आई बह रहा है, और अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले तो इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड से भाग रहा होगा, भाग रहा होगा। यस सर। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड देख रहे हैं कि अगर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा नीचे की तरफ भाग रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर देखें, मतलब ऐसा एक फोर्सेस इस पे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे जा रहा है वीडी स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो V क्रॉस B इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस चार्ज है, V क्रॉस B राइट साइड आएगा, फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो EVD इंटू B होगा। ये फोर्स क्या है, तो ये हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है, यानी कि जो चार्ज की वजह से फोर्स है उसे ही हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि N हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करंट में हम लोग यूज किए थे डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, तो हम n इंटू जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा हम वो वॉल्यूम में मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर ये कंडक्टर बोले कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A है और इसका जो लेंथ है वो L है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं n इंटू AL, यानी कि इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमें पता है, तो हम क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो F इक्वल टू आया E इंटू VD इंटू B। VD जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड है, लिख देते हैं, VD क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, जो हम लोग करंट में पढ़े थे। तो ये चीज आ रहा है F इक्वल टू ये, तो फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इसे लिख देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स टोटल की बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं, ये कितना लग रहा होगा, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे हम मल्टीपल कर देंगे, यानी कि NAL इंटू EVD इंटू, ठीक है, ये चीज आएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं NEAVDLB, लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। यहाँ पे ये जो चार्ज यूज कर रहे हैं उसका अगर हम साइन के साथ पुट करें तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस अभी समझा देंगे माइनस क्यों लिखे हैं। ये वाला टर्म अगर ध्यान से देखो तो ये हमें करंट दिया होता था, करंट इक्वल टू NEAVD, तो F नेट हम लोग लिख सकते हैं IL क्रॉस B, ठीक है। यहाँ पे माइनस और E था, तो जिधर E का यानी कि VD का जो डायरेक्शन था उसका अपोजिट डायरेक्शन में I बहता है, तो इसीलिए माइनस VD को हम I लिख लिए, क्लियर है। और यहाँ पे जो L वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लेंगे, ठीक है। ये VD वेक्टर था, B वेक्टर था, NEAVD करंट हो गया, तो करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर हम लोग लेंथ पे भेज देते हैं और उसका डायरेक्शन हम फ्लो ऑफ करंट के अलोंग ही रखते हैं, क्योंकि माइनस VD है, यानी कि माइनस VD यानी कि जिधर ड्रिफ्ट स्पीड था इलेक्ट्रॉन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, इसलिए वहां से माइनस हट गया। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर पूरे कहानी में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है VD स्पीड से, तो उस पे जो फोर्स लगा वो लगा VD इक्वल टू F इक्वल टू EVD इंटू B।
ठीक है। यस सर। तो वहां पे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी भी एक कंडक्टर है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो आई एल क्रॉस बी लग रहा है। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो हम आई एल बी साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अगेन अगर हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं, ये अगर हमारा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है लेट से, इस पे करंट ऐसा आई बह रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ एल क्रॉस बी से, एल यानी करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर्ल करेंगे। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल करेंगे। तो इधर हमें दिख रहा है कि इस पे फोर्स एफ इधर लग रहा होगा, एल क्रॉस बी करेंगे तो दिख रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है ये दोनों के परपेंडिकुलर ही हमें नजर आ रहा है। ठीक है, करंट का भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। कुछ पॉइंट्स, फर्स्ट, जैसे कि अगर हम ये मैग्नेटिक फोर्स बोले जीरो, तो ये जीरो कब कब हो सकता है? ध्यान से देखो, तो अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो या फिर 180 डिग्री हो, सेम वैसा है। यानी कि हम बोले कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जो हो या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो टू मैग्नेटिक फील्ड हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो अगर हम वायर को ऐसा रख दें कि ऐसा रखें, इसमें करंट ऐसा बह रहा हो या फिर ऐसा बह रहा हो, तो दोनों केस में जो फोर्स है वो जीरो लगेगा। सेकंड, फोर्स अगर मैक्सिमम लगना हो, तो मैक्सिमम लगने के लिए साइन ऑफ थीटा जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई/2 होना चाहिए। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो जो हमारा कंडक्टर होना चाहिए परपेंडिकुलर उसमें करंट बहना चाहिए। ठीक है, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। थर्ड, मान लेते हैं कि हमेशा जो है वायर सीधा रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। वायर जो है कुछ टेढ़ा हो सकता है, मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, मान लिए कैसा है, हमारा करंट जो इधर बह रहा है, तो कैसे लिखे? तो इसके लिए अगर हम छोटा सा एक डीएल वेक्टर ले लें, तो डीएल वेक्टर के लिए लिखेंगे तो हम डीएफ फोर्स जो छोटा सा लिखेंगे, लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी, ये लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ दिख रहा है कि जो डीएल वेक्टर है और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे आई इंटीग्रल डीएल इंटू बी साइन 90 डिग्री। बी कांस्टेंट है तो ये बाहर ही आ जाएगा, तो आई इंटू बी इंटीग्रल डीएल वेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो बाहर की तरफ। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो हमारा डीएल वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से छोटा छोटा पोर्शन को अगर हम वेक्टर टर्म में जोड़ेंगे, तो हमें ये पी क्यू मिलेगा, यस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मिलाने वाला। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा वो और कुछ नहीं, आई इंटू पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगेगा। ठीक है,
कैसा भी पाथ दे, हमें इनिशियल और फाइनल को मिलाएंगे, जो मिलने वाला लाइन होगा वही चीज हमारा फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। फोर्थ, अगर हम बोले कि इसमें फील्ड में एक क्लोज लूप रखे हैं, ठीक है, ऐसा एक लूप रख दिया है जिसमें करंट आई बह रहा है, इस पे फोर्स, नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? बोलो। डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा ले रहे हैं ताकि समझ में आए। ध्यान से देखो कि अगर हम छोटा सा लेंथ ले तो हर छोटे से लेंथ पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, लग रहा यस है। सर। ठीक है, आई क्रॉस बी से ही हम कर रहे हैं, आई क्रॉस बी से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये जो है शेप हमारा ऐसा हो जाएगा और दिखेगा कि इसके हर पॉइंट के अपोजिट दोनों तरफ ऐसे हमें फोर्स लगते हुए दिख रहे हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स मिलेगा, सारा मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा? 0। जीरो। यानी कि अगर एक क्लोज लूप हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें नेट फोर्स जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट P से चले थे, घूम फिर के यहीं आ गए, तो PQ वेक्टर हमें क्या मिलेगा? 0, ऊपर वाले फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट यस। वेक्टर 0, तो फोर्स जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, कैसे लगेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हाँ, ये HC वर्मा में कौन सा चैप्टर है? 36 शायद बोले थे ना लास्ट क्लास, तो 35 अब करना है। ठीक है, 35 में 1 to 40 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वो भी खत्म ही हो जाएगा हम लोग का। इधर अब जो भी चैप्टर है छोटा छोटा ही मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी बनाते चलो। सर इसके बाद